नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, समाजशास्त्र की प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही है जिसमें आज ये तीसरी क्लास है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है। निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है ना। तो जो किंग्सले डेविस का सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत था उसकी आलोचना वास्तव में एम ट्यूमिन ने किया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। किसने किया था? एम ट्यूमिन ने। अगला देख लेते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे सामाजिक स्थिरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे पहला विकल्प है वंशागत हों या सामाजिक रूप से निर्मित हों। वंशागत हों या सामाजिक रूप से निर्मित हों। दूसरा विकल्प है आरोपित हों या अधिग्रहित हों। आरोपित हों या अधिग्रहित हों। तीसरा है अधिग्रहित हों या सामाजिक रूप से निर्मित हों। चौथा विकल्प दिया हुआ है आरोपित, अधिग्रहित या निर्मित हों, है ना। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रणाली में जो सामाजिक पद होते हैं वो आरोपित, अधिग्रहित या निर्मित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आरोपित, अधिग्रहित या निर्मित हो सकते हैं। क्लियर है ना। आरोपित हो सकते हैं या अधिग्रहित हो सकते हैं या निर्मित हो सकते हैं। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, स्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? स्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प में है किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्खीम, वेबर, है ना। तो सब लोगों को पता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, कि स्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किंग्सले डेविस ने दिया था। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए। किसने दिया? किंग्सले डेविस ने। किसने दिया था? किंग्सले डेविस ने। और इनकी एक पुस्तक भी है किंग्सले डेविस की, जो पूछी भी जाती है, कई बार पूछा गया है। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसी में वास्तव में इन्होंने स्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत दिया था, है ना। और ख़ास बात यह है कि इस पुस्तक में इन्होंने, मतलब कौन सी पुस्तक में? सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में प्रकार्यात्मक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, वेबर का स्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। वेबर का स्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है ना। इसका वेबर का के बारे में आप जानते हैं कि ये स्टेटस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेटस। तो एक अतिरिक्त वर्ग वास्तव में क्या जोड़ा गया था? तो क्या बताएंगे? स्टेटस। ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? वेबर के द्वारा जोड़ा गया है। मार्क्स के बारे में आप जानते हैं कि ये वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक थे। कार्ल मार्क्स जो हैं वो वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक थे, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक सिद्धांत। सही आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक सिद्धांत। विकल्प नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं। पहला है सामाजिक स्तरण, दूसरा विकल्प है सामाजिक विभेदीकरण, और तीसरा सी दिया हुआ है सामाजिक गत्यात्मक, और चौथा विकल्प डी दिया हुआ है सामाजिक नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्तरण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? निम्न में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? पहला है नरजातिकता, बी है जाति, सी है वर्ग, डी है धर्म। तो वर्ग क्या है? वास्तव में वर्ग में देखा जाए तो कहीं न कहीं खुली व्यवस्था या खुला स्तरीकरण देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? वर्ग में देखने को मिलता है ना। अगला प्रश्न, मेल्विन ट्यूमिन द्वारा बताए गए सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है। मेल्विन ट्यूमिन द्वारा बताए गए सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। तो इसमें देख लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेल्विन ट्यूमिन ने जो क्रम बताया है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया था विभेदीकरण, दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया था श्रेणीकरण, फिर इन्होंने बताया था मूल्यांकन, फिर क्या बताया था? पुरस्कृत, है ना। इनकी एक पुस्तक भी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ही मेल्विन ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण का क्रम बताया है। तो पहला क्या हो जाता है? विभेदीकरण, श्रेणीकरण, फिर क्या हो जाता है? मूल्यांकन, उसके बाद क्या है? पुरस्कृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प 1 यानी ए। अगला देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। तो भैया सामाजिक स्तरीकरण वास्तव में सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो क्या बताएंगे? सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है। आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है। हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है। हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या होता है? देखिए, हट्टन ने जाति के कार्यों को कई भागों में बांटा है। जैसे इसमें देख लीजिएगा, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, तो ये भी सही है। वास्तव में जाति सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सामाजिक परिस्थिति का
निर्धारण करना या सुनिश्चित करना, ये भी सही है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, है ना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना, भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना, तो विकल्प के हिसाब से तो बस यही लगाया जा सकता है कि भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। हट्टन के अनुसार जाति का कार्य सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण होता है, श्योर है। हट्टन कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है, ये भी सही। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना, इन विकल्पों के हिसाब से तो सिर्फ विकल्प नंबर ये चौथा जो है यही लगाया जा सकता है, डी, है ना। वैसे जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इस में चारों को सही मान लिया गया था और इसको हटा दिया गया था, वास्तव में इस प्रश्न को ही हटा दिया गया था। लेकिन अगर सही आंसर माना जाएगा तो भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना, क्योंकि जातियों के माध्यम से वास्तव में देखा जाए तो ये नहीं हो सकता है कि भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरो रहे हैं। एकता के सूत्र में पिरोने का मतलब ये है कि फिर उसमें कोई विभेदकारी कार्य ना हो, है ना, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना ना रहे। तो इस हिसाब से ये प्रश्न क्या है, इसमें डी सही माना जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जाति अब देखिए, डैश डैश जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण है। जाति डैश डैश से पहले जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण है। विकल्प ए में है समानता, बी में है पदानुक्रम, सी में है समान परिस्थिति और डी में है खुलापन, है ना। तो पदानुक्रम होता है, जैसे आप पहले ही प्रश्न में आप देख चुके हैं। जैसे हट्टन क्या बताते हैं, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज कई कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग जातियों में बटा होता है। क्या है जाति? हट्टन कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हट्टन क्या कहते हैं, जे.एच. हट्टन कहते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज कई कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग जातियों में बटा होता है। एक ही समाज कई कई स्वकेंद्रित, है ना, और एक दूसरे से पूर्णतः अलग कई जातियों में बटा होता है। बटा है कि नहीं बटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, पदानुक्रम हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, पदानुक्रम, यानी विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी। विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है ना। तो देखिए, ये जो है प्रक्रियावादी सिद्धांत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्रियावादी सिद्धांत। जो प्रक्रियावादी सिद्धांत है वो इस बात पर जोर ही देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण, सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है। जो भी प्रक्रियावादी सिद्धांत है वो इस पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किस की श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। जातीयता
नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। पहला हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक विकास, और दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक विकास, तीसरा हो जाएगा जैविक देन, और चौथा हो जाएगा तंत्रिकीय विकास। तो आपको पता है कि ये इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक विकास। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है, याद रखिएगा। सांस्कृतिक विकास जो होता है वो अपने समूह की बढ़ाई की जा रही है और वंशवाद पर निर्भर होता है, जो कि जातीयता पर आधारित है ना। सांस्कृतिक विकास अपने समूह की बढ़ाई करता है और वंशवाद पर निर्भर करता है, जो वंश परंपरा चली आई है वही चलती रहेगी, है ना। तो ये किस पर आधारित हो गया, जातीयता पर आधारित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है। स्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि पहला विकल्प दिया हुआ है, प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत करवाना होता है। दूसरा विकल्प बी दिया है, मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। सी दिया हुआ है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। और डी दिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है। आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब इसको देख लीजिएगा। स्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है, प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत करवाना होता है ना। आप खुद ही समझ लीजिएगा, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है वो कुछ अपने मूल्य और परंपराओं से अपनी नई पीढ़ी को अवगत कराते रहते हैं, बताते रहते हैं। मूल्य एवं स्वीकृति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। देखिए, जो भी प्रकार्यवादी थिंकर हैं वो यही मानते हैं कि जो हमारे मूल्य हैं या स्वीकृति हैं, जिनको हम मानते हैं, या मूल्य हैं या मानदंड हैं, उनका काम ही है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें, है ना। उनका काम क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं, बिल्कुल प्रभावित होते हैं, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए, है ना। निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो इसमें आप देखते जाइए। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कार्ल मार्क्स। इनका टाइम पीरियड रहा है 1818 से 1883 ईस्वी। तो पहले नंबर पर तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए गया। ठीक, विकल्प ए नहीं हो सकता है क्योंकि कार्ल मार्क्स का समय 1818 से 1883 ईस्वी है। दूसरा, आपको पता है मैक्स वेबर का जो समय था वो 1864 से 1920, 1864 से 1920। तो आप देखेंगे सी और डी में क्या है, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। अगला देख लेते हैं। जैसे रॉबर्ट लिंड हैं, इनका जो समय है वो 1879 मतलब 1879 से 1949 1949 तक है। फिर C.W. मिल्स के बारे में आपको पता है कि C.W. मिल्स का समय जो था 1916 से 1962 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड, C.W. मिल्स, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। आंसर सही क्या हो जाएगा, डी। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड, C.W. मिल्स। कार्ल मार्क्स का समय आपको पता है 1818 से 1883 ईस्वी। मैक्स वेबर का है 1864 से 1920। फिर रॉबर्ट लिंड का है 1879 से 1949 और C.W. मिल्स का है 1916 से 1962। सबसे पहले कार्ल मार्क्स को याद रखिएगा और सबसे बाद में कौन है, मिल्स हैं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? पहला है, वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्य नहीं है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्य नहीं है, प्राप्य होते हैं। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। तीसरा विकल्प है, सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्य नहीं है ना। और डी क्या दिया हुआ है? सामाजिक समूहों का राजनीतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्य नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? वैसे ये प्रश्न जो है परिवार विवाह एवं नातेदारी का है, ये चैप्टर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन अब आ गया है प्रश्न तो बताए दे रहे हैं। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? तो जो बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है लिंग अनुपात में असमानता, है ना। क्या होता है? लिंग अनुपात में असमानता। ये वेस्टरमार्क मानते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं कि बहुपति विवाह, अभी लड़कों की संख्या घट जाए और लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी सेक्स रेशियो में क्या आ गया? अंतर आ गया। तो फिर एक लड़की को कई कई लड़कों से शादी करना भी पड़ सकता है, ठीक ना। या मान लीजिए लड़कियों की संख्या घट जाए, जैसे पहले देखते थे कि बहुपत्नी प्रथा विद्यमान थी। बहुपत्नी प्रथा विद्यमान इसीलिए थी क्योंकि उस समय युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे और उनकी पत्नी विधवा हो जाती थी। तो उन पत्नियों को संरक्षण देने के लिए उनमें से कुछ लोग क्या करते थे कि शादी कर लेते थे, है ना, जिससे क्या हो जाए कि इस मरे हुए सैनिक की पत्नी को संरक्षण मिल जाए, इसके बच्चे को संरक्षण मिल जाए। तो ये सेक्स रेशियो पर या कह सकते हैं लिंग अनुपात में असमानता पर डिपेंड करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं। और साथ में कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताते रहिए कि आपको ये सीरीज़ कितना फ़ायदेमंद महसूस हो रही है, और अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।